चैप्टर 264 रिया की मौत। समय धीरे धीरे बीत रहा था और दूसरा चैलेंज वीक आ गया था। जैसे आरव चाहता था, उसने टॉप 50 में रैंक किए हुए किसी को चैलेंज किया ताकि उसे ट्रेजर टॉवर में जाने का मौका मिल सके। फाइट प्लान के मुताबिक ही चला। आरव ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने ओपोनेंट को दबाने के लिए ऑर्डर दिया और अपनी 4th लेवल बेसिक स्पेल्स को तेजी से कास्ट करने लगा। उसने आसानी से 44वें रैंक वाले स्टूडेंट को हरा दिया और टॉप 50 में रैंक हासिल कर ली। जैसा कि आरव ने सोचा था, टॉप 50 में रैंक किए लोगों के पास पूरा सेट ऑफ इक्विपमेंट था। अगर वो अपने 3 एलिमेंट्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए फाइट्स आसानी से जीतना मुश्किल होता, क्योंकि टॉप 50 में रैंक किए गए लोग समायरा जितने ही स्ट्रॉन्ग थे। हर किसी के पास एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट था। अगर वो उन पर जल्दी जल्दी हमला नहीं करता तो उनसे जितना मुश्किल था। इंपीरियल यूनिवर्सिटी और आर्केन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। नए स्टूडेंट्स को इनके लेवल्स तक आने में कई साल लग जाते थे। जो लोग 50वें रैंक के पास थे, वो पहले से ही इस लेवल पर थे। उन लोगों की तो बात तो ही करना बेकार है जो इसी भी ऊपर के रैंक पर थे। बिना किसी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के, बिना लाइटनिंग एलिमेंट को 3rd लेवल तक लेवल अप के, और उसके पास बिना सेट ऑफ इक्विपमेंट के टॉप 10 में आना बहुत मुश्किल था। आरव ने लगातार चैलेंज करना जारी नहीं रखा क्योंकि वो इस बार लो प्रोफाइल मेंट करना चाहता था। अगर वो फिर से घायल हो गई और उसे पूरे 1 हफ्ते बिस्तर पर बिताने पड़े तो शायद वो अपना मिशन पूरा ना कर पाता। 44वें रैंक को सुरक्षित करने के बाद उसे और भी स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स का सामना करना पड़ेगा। वैम्पायर के खिलाफ लड़ाई के लिए कुछ शक्ति बचाने के लिए आरव ज्यादा ऊंचे रैंक तक चढ़ना नहीं चाहता था। जब तक उसे ट्रेजर टॉवर में जाने का मौका मिल रहा था, वो दूसरे रिसोर्सेज के लिए ज्यादा चिंता नहीं कर रहा था। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन वैम्पायर अभी तक नहीं दिखाई दिया था। रिया को लगता था कि शायद उसने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी परेशान थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी बहन का बदला नहीं लिया था और वो उस वैम्पायर को ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। आरव और छुटकी ने अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने रिया को उसके पुराने जीवन में वापस नहीं जाने दिया, जब तक कि वैम्पायर का खात्मा न हो जाए। जब उनका दुश्मन धैर्य रखता था, तो वो भी धैर्य से इंतजार करते रहे। आरव ने इस समय के दौरान अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना शुरू किया और रुद्र रिया पर नजर रखता रहा। हालांकि रुद्र ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को रिया की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिट, ये वैम्पायर सच में वक्त बर्बाद जानता है। आरव ने अपने अपार्टमेंट की ओर लौटते हुए नाखुशी से कहा। क्या वो वैम्पायर दिमाग से पैदल था? अगर इसी तरह समय बर्बाद होता रहा तो रुद्र और रिया का बच्चा सोया सॉस खरीदना सीख जाएगा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वैम्पायर्स अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते? आरव अच्छे से जानता था कि रुद्र कैसा इंसान था। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहने के बाद अगर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया तो वो अपना सरनेम रिया के सरनेम से बदलकर उससे शादी कर लेगा। काउच पर लेटा हुआ आरव धैर्य खो बैठा। अगर वैम्पायर कभी नहीं दिखाई दिया तो उसका हमेशा रिया की रक्षा करना समझ में नहीं आता। ओह, अब रुद्र को उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं थी। रिया दीप्ति या श्रेया जैसी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी एक अलग और खास खूबसूरती थी। आरव ने कई तरह की सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन रिया ने पहली मुलाकात में ही उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था। वहीं रुद्र लड़कियों के मामले में कभी ज्यादा सोच समझकर उन्हें नहीं चुनता था। जब आरव इनाम पाने की उम्मीद खोने लगा, तब उसका फोन बजा। कॉल रुद्र का था। आरव, कुछ हुआ है? रुद्र की आवाज भारी थी। क्या तुम अबॉर्शन फी मांग रहे हो? आरव ने मजाक करते हुए कहा। मैं सीरियस हूँ, रिया के साथ एक हादसा हुआ है। तुम और छुटकी अभी यहाँ आओ। रुद्र की आवाज मजाक करने वाली नहीं थी। आरव ने अपने माथे पर शिकन देखी। वो आसानी से बता सकता था अगर उसका दोस्त मजाक कर रहा हो तो। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने छुटकी कॉल किया और सीधा रुद्र की बताई गई जगह पर पहुंच गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि आरव कुछ भी समझ नहीं पाया। जब उसने सोचा था कि रिया और रुद्र शायद अपने तरीके से एक बेफिक्र जीवन जी रहे होंगे, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो रिया को एक बेजान, ठंडी लाश के रूप में देखेगा। वो कॉलेज के पीछे के जंगल में बेसुध पड़ी हुई थी। जब आरव वहां पहुंचा तो उसकी स्किन बेहद पीली और उसका शरीर थोड़ा सूखा हुआ लग रहा था। उसकी पहचान बस उसी नशीली शक्ल से हो पा रही थी,
लेकिन आरव के लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये वही बहादुर और जिंदादिल लड़की है जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए लड़ रही थी। रुद्र का कोट रिया के शरीर पर रखा हुआ था। उसकी गर्दन पर 2 बड़े छेद थे, शायद उसकी मौत का कारण। इस बार वैम्पायर ने उसकी मौत का नाटक नहीं किया। लगता है उसने जानबूझकर 2 छेद छोड़े थे, उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए जो उसकी रक्षा कर रहे थे। आरव को अभी भी वैम्पायर की उनका मजाक उड़ाने वाली हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे माफ कर देना, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, रुद्र ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन ये आसानी से बताया जा सकता था कि वो अपने आप से नाराज था। आरव ने जैसे ही रिया की लाश देखी, उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा, जो उसे अंदर तक ठंडा कर गया। लेकिन जब उसकी नजर रिया के शरीर पर बने छेदों पर पड़ी, तो उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। उकसाना, वो हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसके द्वारा छोड़ा गया छेद उन्हें उकसाने के लिए था। वैम्पायर ने रिया को मारकर आरव की प्रोटेक्शन और प्लानिंग का मजाक उड़ाने के लिए किया था, बस ये दिखाने के लिए कि वो एक वैम्पायर के साथ जो अंधेरे में छुपा हुआ है, उसके साथ उलझने की कोशिश कर रहा है। कितना बेवकूफ है। आरव इस खुलेआम की गई उकसावे की वजह से नहीं, बल्कि इस बात से गुस्सा था कि वैम्पायर ने रिया की जिंदगी को इतना सस्ती समझ लिया था। हर बार जब उसने उसकी आंखों में खुशी की झलक देखी थी, तो वो भी उसे देखकर मुस्कुरा देता था, लेकिन आज एक वैम्पायर ने उस हमेशा मुस्कुराती लड़की की जान ले ली थी। वो उसे आसान मौत नहीं देने वाला था। शुरू में वो मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो महंगा इक्विपमेंट अफोर्ड कर सके। लेकिन उसने रिया को एक अच्छे दोस्त के रूप में ट्रीट किया था, और उसका असली इरादा था उसे वैम्पायर के नाइटमेयर से छुटकारा दिलाना। अगर वैम्पायर ने आरव को कोई नुकसान पहुंचाया होता या उसे निशाना बनाया होता, तो आरव बिना हिचकिचाए उसका सामना करता। लेकिन वैम्पायर ने रिया को निशाना बनाया था, उसका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि आरव को एक चेतावनी देने और उसे उकसावे के तौर पर रिया का इस्तेमाल किया था। किताबों ने बताया था कि वैम्पायर्स की वंशावली में इंसानियत की समानता थी। कोई उन्हें इस तरह के इंसान मान सकता है जो एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो। लेकिन उसने जो किया, उसके बाद वैम्पायर्स को कैसे इंसान कहा जा सकता है? आरव ने याद किया जो हर्षवर्धन ने उससे कहा था। उसे वैम्पायर्स को इंसान या जानवर के रूप में क्यों देखना चाहिए, जबकि उन्होंने किसी इंसान को मार दिया था। देखो इस वैम्पायर ने क्या किया। ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्या हमें हंटर यूनियन में किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए? रुद्र ने कहा। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि वैम्पायर ही जिम्मेदार है, तब तक उन्हें कुछ भी कहना बेकार है। देखो ये कितने बड़े छेद हैं, वो कहेंगे कि उस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था, आरव ने कहा। मिस्टर हर्षवर्धन भी हंटर यूनियन को ये कन्विंस नहीं कर पाए थे कि एक वैम्पायर ने ही लक्ष्मी को मारा है। हम बिना पक्के सबूत के क्या कर सकते हैं? और वैसे भी, जो जिसकी मयूर हुई है वो कोई मैजिशियन नहीं है, इसलिए ये केस पुलिस के पास जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। मुझे बताओ क्या हुआ था। आरव एक ज्वालामुखी की तरह फटने के कगार पर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैम्पायर कहाँ छिपा हुआ है, या वो कैसा दिखता है, आरव उसे ढूंढ निकालेगा और उसके टुकड़े कर देगा। फिर उसे रिया की कब्र के सामने सफेद गुलाबों के बिस्तर के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करेगा। 265 बर्फीली लाश। जब छुटकी वहां पहुंची, तो उसने अपनी हंटर मास्टर की पहचान का इस्तेमाल किया और पुलिस को एरिया सील करने के लिए कहा, लेकिन लो प्रोफाइल बनाए रखते हुए। आरव ने कॉलेज को वो सब बता दिया जो हुआ था, लेकिन कॉलेज कोई मदद नहीं करता जब तक आरव वैम्पायर को नहीं ढूंढ लेता। जब आरव और रुद्र क्राइम सीन से दूर चले गए, एक आदमी जो उन्हें दूर से देख रहा था, उसने एक ठंडी और खोखली हंसी छोड़ी। उसकी आवाज में बदलाव आता रहा, जैसे वो अपनी आवाज को जानबूझकर धीमा और तेज कर रहा हो। देखो, तुम उनके लिए इतनी जरूरी नहीं हो। ये बड़े मैजिशियंस तुम जैसे छोटे लोगों के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएंगे। उन्होंने केस को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया, हंटर यूनियन को रिपोर्ट करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वो डरते थे कि अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा अच्छे से नहीं की, तो उनकी रेपुटेशन पर दाग लग जाएगा। उस आदमी ने कहा, जो अपनी आवाज को बार बार बदल रहा था। उसका कोट ढीला था, क्योंकि असल में उसने उसमें एक पतली लड़की को छुपा रखा था। लड़की का मुंह किसी कपड़े से ढका हुआ था, और किसी अजीब शक्ति की वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं।
उसने देखा था कैसे आरव और रुद्र ने उसकी लाश देखी थी, इसलिए वो वैम्पायर की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वो बेहद गुस्से में थी। आरव और रुद्र को लगता था कि वो जंगल में मर चुकी है, क्योंकि लाश वही थी। हालांकि वो अभी भी जिंदा थी और घटिया वैम्पायर के कब्जे में थी। आरव और रुद्र ने तब क्या देखा था? वो उसकी बहन थी। इस वैम्पायर ने उसकी बहन की लाश चुरा ली थी और उसने इसे 3 महीने तक संभाल कर रखा था। भगवान जाने कि वैम्पायर ने उसकी बहन की लाश को इतने समय तक क्यों संभाल कर रखे हुए था। सबसे बुरा, वैम्पायर ने आरव और रुद्र को चकमा दे दिया था यू की बहन की लाश का इस्तेमाल करके। उन्होंने उसकी रक्षा करने की बहुत कोशिश की थी, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो एक आम लड़की थी और उसकी सुरक्षा करके उन्हें क्या मिलता। जब उसने उनका रिएक्शन उसकी लाश देखने के बाद याद किया, तो उसके अंदर वैम्पायर से हर हाल में लड़ने की तीव्र इच्छा जाग उठी। बस बहुत हुआ, अब उनके बारे में सोचना छोड़ दो। वो लोग जल्द ही तुम्हें भूल जाएंगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नीरज ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, जैसे उसने कुछ बेहद खतरनाक सोच रखा हो। नीरज बार बार रिया के कानों को चाट रहा था, जो जिससे उसे बेहद इरिटेशन महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत कमजोर थी और सिर्फ बेबस होकर सब कुछ देख सकती थी। क्या तुम्हें अब आजादी महसूस हो रही है? तुमने हाल ही में मुझे बहुत मिस किया होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फिर से मेरी बाहों में वापस आकर सुकून महसूस कर रही हो? नीरज ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा। रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं खोई थी। तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, राइट? लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम बस एक गंदी नाली के कीड़े हो जो हमेशा मुझे परेशान करता आया है, जिसे मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। अब कैसा लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हमारे पास धीरे धीरे एक दूसरे को समझने के लिए बहुत समय है। ओह, मौत की उम्मीद मत करना। हमारे ब्लड ट्राइब में मौत को सिर्फ एक पुनर्जन्म माना जाता है। नीरज ने जोर से हंसते हुए कहा। रिया चुप हो गई। उसने अचानक से याद किया कि वैम्पायर्स के पास इंसानों को अपने जैसा बदलने की शक्तियां होती है, जैसे किताबों में कहा गया था। रिया को ऐसा लगा कि ये आदमी उसे भी एक वैम्पायर बनाना चाहता है। इंसान बहुत जल्दी मरते हैं आखिर। हम ब्लड ट्राइब हमेशा धैर्य रखते हैं, क्योंकि हम हजारों साल तक जी सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझसे अब नफरत करती हो, लेकिन कुछ साल, 10 साल या शायद 100 साल साथ बिताने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी नफरत सिर्फ नाराजगी थी। नीरज ने आकर्षक तरीके से कहा। रिया अडेग और हैरान करने वाली हिम्मत दिखा रही थी, मानो उसकी बहन की मौत ने उसके डर को काफी हद तक खत्म कर दिया हो। वो बहुत जिद्दी थी, लेकिन अगर वो उसी चीज में बदल जाती जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, तो वो पूरी तरह से टूट जाती। ब्लड ट्राइब को नए खून की जरूरत थी। एक बार जब वो उनमें से एक बन जाती और उसे आरव और रुद्र को प्रोटेक्ट करने वाले 2 मैजिशियंस के खिलाफ लड़ने भेजा जाता, तो नीरज को लगता था कि उनका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। जो भी ब्लड ट्राइब के खिलाफ खड़ा होता था, वो हमेशा खुद अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था। डैश अपार्टमेंट में वापस आकर रुद्र ने आरव को सब कुछ विस्तार से बताया। रुद्र वैम्पायर की क्षमताओं को जानता था, इसलिए वो रिया की रक्षा बड़ी सावधानी से कर रहा था, जैसे कि उसे अपनी क्लासेस में ले जाना। उसने सोचा नहीं था कि 2 वैम्पायर होंगे, एक ने उस पर हमला कर उसे दूर लेगा और दूसरे ने रिया को किडनैप कर लिया जब वो पहले वाले के पीछे गया था। ये यकीन दिलाने के लिए कि रिया अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी और अब आरव उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा था। रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड को कॉलेज के बाहर इंतजार करने के लिए कहा, इसलिए वैम्पायर के लिए रिया को कॉलेज से बाहर ले जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन था। उसने सोचा नहीं था कि वैम्पायर सीधे जंगल में रिया का खून चूस लेगा। ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई थी। रुद्र ने रिया में लगाए ट्रैकर की मदद से जल्द ही उसने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली, लेकिन वहां सिर्फ एक बर्फीली लाश मिली थी। सिर्फ कुछ मिनटों में? आरव ने सीरियस होकर पूछा। हाँ, जब मैंने उसे उस तरह देखा, तुरंत मैंने तुम्हें कॉल किया, रुद्र ने कहा। हमने नहीं सोचा था कि 2 होंगे। किताबों में लिखा था कि जो वैम्पायर्स इंसानों के बीच रहते हैं, वो अक्सर एक परिवार का हिस्सा होते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं होता कि वो खून के रिश्ते से जुड़े हों, वो सभी अलग अलग खानदान से आते हैं जिन्हें ताकतवर बुजुर्ग वैम्पायर ने बदल दिया होता है, जैसे कि रिया और वो सभी शहर के किसी खास इलाके में रहते थे।
बुजुर्ग वैम्पायर उनके लिए नियम बनाते थे और उन्हें सिखाते थे कि इंसानों के बीच कैसे रहना है, साथ ही अपना पेट भरते हुए अपने एरिया को दूसरे वैम्पायर्स के हमलों से कैसे सुरक्षित रखना है। आरव ने अपनी मदद के लिए एक हेल्पर ढूंढा था और उन चालाक वैम्पायर्स ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। इससे सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता, वो लोग आसानी से टीम अप करके मुझे मार सकते थे। अगर वो मुझे मारने की कोशिश करते तो शायद मैं फाइट को तब तक खींच सकता जब तक मेरा बॉडीगार्ड नहीं आ जाता। रुद्र ने कहा, उन्होंने हम पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि हम मैजिशियंस हैं। एक मैजिशियन की मौत तुरंत हंटर यूनियन और मैजिक कोर्ट को अलर्ट कर देगी। वो अभी भी अपने डिस्गाइसेस में रहना चाहते हैं ताकि वो सिटी में रह सके। हमें मार देना उनका अपना बेड़ा गर्क करने वाला होता, आरव ने कहा। उन्होंने हम पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि हम मैजिशियंस हैं। एक मैजिशियन की मौत से तुरंत हंटर यूनियन और मैजिक कोर्ट अलर्ट हो जाएंगे। वो अभी भी अपना सीक्रेट उजागर नहीं करना चाहते ताकि वो इस शहर में बने रह सके। हमें मार डालना उनके लिए खुद को मुसीबत में डालने जैसा होता, आरव ने समझाया। मुझे सिर्फ रिया के लिए बुरा लग रहा है, इतनी अच्छी लड़की को बर्फीली लाश में बदलते देखना। रुद्र ने अफसोस के साथ कहा। बर्फ? छुटकी ने अचानक से पूछा। हाँ, उसका खून सूखा हुआ था, इसलिए उसकी बॉडी गर्मी खो चुकी थी। जब मैंने उसकी नाड़ी की जांच की तो लाश बर्फ की तरह ठंडी थी, रुद्र ने कहा। क्या हुआ? आरव ने छुटकी के एक्सप्रेशन देखते हुए कंफ्यूज होकर पूछा। छुटकी गहरी सोच में डूब गई।